एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे की बहू से बेइंतहा मोहब्बत करता है। इतनी मोहब्बत करता है कि वह अपनी ना बेटियों और ना बेटे की सुनता है, सिर्फ अपनी बहू की ही सुनता है। एक दिन लगभग रात के 1 बजे होंगे, तब उसकी नींद खुलती है और वह सीधा आंगन की तरफ बढ़ता है। तब वह देखता है कि उसके बहू के घर की लाइट जल रही है और साथ ही अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। तब वह जाता है दरवाजे के पास और देखने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे से उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। तब वह खिड़की की तरफ जाता है, लेकिन खिड़की भी बंद थी, तो उससे भी कुछ दिखाई नहीं देता। खिड़की के पास ही एक दराज होती है, वहां से वह झांकता है तो उसे दिखाई देता है कि उसकी बहू के तन पर ना एक कपड़ा था, ना साड़ी थी और ना ही अंडर गारमेंट पहने हुई थी। इतने में उसकी बहू को आवाज़ आती है कि कोई उसे बाहर से देख रहा है, क्योंकि घर की लाइट जल रही थी तो बाहर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। वह तुरंत ही लाइट बंद करती है और खिड़की खोल के देखती है आके। तो वह देखती है कि उस खिड़की के बाहर उसका ससुर खड़ा हुआ है और वो सब कुछ देख रहा है। तो उसकी बहू कहती है कि पापा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब यहीं पर एक रहस्य छुपा हुआ है, और जब वह रहस्य बाहर आता है तो राजस्थान में सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीलेश पटेल, और आज की जो सच्ची घटना है जिसको हम लोग जानने वाले हैं वो है राजस्थान प्रदेश के एक शहर भरतपुर, और उसी का एक थाना लगता है चिकसाना। चिकसाना थाने का ही एक गांव है नोहे। नोहे गांव की यह घटना है। 29 मई 2022 की शाम रीमा घर पर खाना बना रही होती है और तभी एक मैसेज डालती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और प्यार करने का मन कर रहा है। और यह मैसेज पहुंचता है दिल्ली में भगेंद्र उर्फ भोला के पास। भोला और उसका दोस्त दीप साथ में बैठकर शराब पी रहे होते हैं, और जैसे ही वह भोला उस मैसेज को देखता है तो वो मन ही मन मुस्कुराता है। दीप कहता है कि आखिर क्यों मुस्कुरा रही हो। तब भोला कहता है कि घर से मैसेज आया है और बुलाया है। तब भोला कहता है कि भरतपुर तो दूर है दिल्ली से और वहाँ जाने में टाइम लगेगा। तब दीप कहता है कि अगर मेरे पास मैसेज आया होता तो मैं तुरंत ही निकल जाता है। तब भोला और दीप दोनों ही दिल्ली से निकलते हैं और 29 मई की रात वो लोग नोह गाँव पहुँच जाते हैं। और इधर रीमा भी अपनी तैयारियां शुरू कर देती है, खाना बनाती है और खाने में ही सभी को नशे की गोलियां दे देती है। अब एक खाट पर उसके 2 बच्चे, एक 4 साल की बेटी होती है और एक 6 साल का उसका लड़का होता है, सो रहे होते हैं, और एक खाट पर उसका पति। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर रीमा ने मैसेज किसे किया था। तो रीमा ने मैसेज किया था भगेंद्र उर्फ भोला को, जो उसका प्रेमी था। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, आप जान लीजिए कि रीमा कौन है और जो उसका पति है पवन, वो कौन है। दरअसल इन दोनों की शादी हुई होती है 3 जून 2015 को। रीमा की शादी हो जाती है पवन से। पवन दिल्ली में एक प्राइवेट जॉब करता है और 3 जून को शादी होती है। पवन की उम्र तब होती है 30 साल और जो रीमा होती है उसकी उम्र होती है 16 साल जब उनकी शादी होती है। इन दोनों की ज़िंदगी सही गुजर रही होती है। इन दोनों के 2 बच्चे हो जाते हैं। एक बेटा जिसका नाम होता है कार्तिक, 6 साल का होता है, और एक बेटी होती है कृतिका जो 4 साल की होती है। अब जो पवन है वो दिल्ली में प्राइवेट जॉब करता है। तो एक दिन वो घर आता है और कहता है अपने पापा से कि पापा, मैं अपनी पत्नी को दिल्ली ले जा रहा हूँ, तो आप परेशान तो नहीं होंगे। तो उनके पापा कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ले जाइए। और पवन कहता है कि मुझे अच्छा खाना भी मिलेगा। तो ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं दिल्ली में, वहीं पर ये लोग रहते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और पवन जॉब करता रहता है। और साथ ही जो भगेंद्र उर्फ भोला होता है ये भी उसी गांव का ही होता है और रिश्तेदार होता है, वो भी वहीं जॉब करता है। अब ये लोग क्या है, इनकी ज़िंदगी आसानी से चल रही होती है। और एक दिन क्या होता है कि ये तीनों आपस में मिलकर बात कर रहे होते हैं, और भगेंद्र उर्फ भोला और जो पवन हो गया और रीमा हो गई, ये अक्सर आपस में बैठ के बातचीत किया करते थे, शराब पिया करते थे। तब इसी दौरान होता यह है कि भगेंद्र का आना जाना लगा रहता है। तो भगेंद्र और जो रीमा हो गई, इन दोनों की आपस में केमिस्ट्री बनती है और इन दोनों की क्या है, दोस्ती से ये प्यार में बदल जाते हैं। अब इसी दौरान कोविड-19 का काल आता है। तब पूरी दुनिया क्या है,
दुखों के पहाड़ से, समस्याओं से ग्रस्त हो जाती है और सभी का कारोबार बंद हो जाता है, तो पवन का भी काम बंद हो जाता है, तो वो गांव आ जाता है, गांव पर ही काम करने लगता है, अपनी दुकान खोल लेता है। लेकिन जो भगेंद्र उर्फ भोला है वो वहीं पर दिल्ली में ही रहता है, और जो रीमा हो गई और उसके बच्चे हो गए ये सभी कहाँ, यहाँ आ जाते हैं, गांव आ जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 29 मई 2022 के दिन जब रीमा मैसेज करती है, वो मैसेज किसे करती है, भगेंद्र उर्फ भोला जो उसका प्रेमी होता है उसे करती है मैसेज। तब वो दीप के साथ, अपने दोस्त के साथ गांव आ जाता है, और इधर रीमा सभी को नशे की गोलियां दे देती है, और ये सभी क्या है, सो रहे होते हैं। तब ये भगेंद्र जैसे ही गांव पहुंचता है और दरवाज़ा खटखटाता है, तो रीमा दरवाजे को खोलती है। अब एक चारपाई पर उसका पति सो रहा होता है और एक चारपाई पर उसके 2 बच्चे सो रहे होते हैं। बीच में ही ये लोग कपड़े डालते हैं और वहीं पर ये भगेंद्र यानी जो उसका प्रेमी हो गया और साथ ही रीमा वहीं लेट जाते हैं और संबंध बनाने लगते हैं। इसी दौरान लगभग रात के 1 बजे के आसपास, चूंकि लंबा वक्त गुजर जाता है और जो दीप होता है वो घर के बाहर खड़ा रहता है, नींद खुलती है उसके पति यानी पवन की। तब वह गुस्सा करता है भगेंद्र पर और साथ ही एक जोर से लताड़ मारता है उसकी पत्नी रीमा को। तभी रीमा समझाने की कोशिश करती है, उसके पाँव पकड़ लेती है पवन की। इसी दौरान जो पवन है वो चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन भगेंद्र तुरंत ही उसका गला पकड़ लेता है और धीरे से अपने दोस्त जो दीप बाहर खड़ा होता है उसको बुलाता है, और ये दोनों क्या हैं, उसको पकड़ लेते हैं। इधर रीमा उसके पाँव खींच रही होती है, तो इसी दौरान उसका गला दब जाता है, क्योंकि वो बोलने की कोशिश करता है, चिल्लाने की कोशिश करता है, तो उसका गला दब जाता है। और इधर रीमा उसके पाँव पकड़े होती है, तो पाँव खींचने की कोशिश करती है, तो उसका सिर जाके ज़मीन पर लगता है और उसकी मौत हो जाती है। किसी को नहीं पता था कि घर में एक कत्ल हो चुका है। अब होता यह है कि ये लोग उसके पूरी बॉडी को एक बोरी में भरते हैं, और घर से लगभग 500 मीटर दूर ही एक नहर है जंगल के पास, उस नहर में ये लोग जाके उस बोरी में 10-20 किलो का वजन रखते हैं और उसे उसमें फेंक देते हैं। अब होता यह है कि सुबह पता चलता है कि पवन घर से गायब है। रीमा नाटक करती है कि रात को तो मेरे साथ ही सोए थे, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और इसके बाद 4 जून को, लगभग 5-6 दिन के बाद 4 जून को क्या होता है, जो उनके ससुर है वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन किसी को कोई सुराग नहीं मिलता है। और लंबा वक्त गुजरता जाता है, पुलिस का भी उदासीन रवैया देखने को मिलता है, और धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। 3-4 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। भगेंद्र घर पर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हो सकता है कि पुलिस को शक हो उस पर। और फिर से दोबारा जब रीमा 16 अक्टूबर 2022 के दिन भगेंद्र को मैसेज करती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, प्यार करने का मन कर रहा है, और तब भगेंद्र फिर से दिल्ली से आता है। तब होता यह है कि उसके ससुर की नींद नहीं लग रही होती है, क्योंकि उसका बेटा गायब रहता है लंबे वक्त से। उसकी नींद खुलती है उनके ससुर की 1 बजे के आसपास, और वह आंगन की तरफ बढ़ते हैं। तब वह देखता है कि उसके बहू के कमरे की लाइट जल रही है और साथ ही अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। तब वह दरवाजे के पास जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तब वह खिड़की की तरफ जाता है और वहाँ से एक दराज के थ्रू देखता है कि उसकी बहू के तन पर ना ही कोई कपड़े हैं, ना ही अंडरगारमेंट पहने हुए हैं। और तब बहू को आभास होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, और वो लाइट बंद करती है और खिड़की के पास आके देखती है, तो देखती है कि ससुर खिड़की के बाहर खड़ा हुआ है और कहती है कि पापा आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं है, और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ससुर उनका गुस्सा हो जाता है और वो बाहर से कुंडी लगा देता है। तभी भगेंद्र और भोला और साथ ही उसके कुछ जो रिश्तेदार है घर के, वो आते हैं और भगेंद्र को वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन इसी दौरान भगेंद्र जोश जोश में बोल देता है, क्योंकि क्राइम कभी छुपता नहीं है, कितना भी समय गुजर जाए क्राइम हमेशा कभी न कभी बाहर आता ही है। जोश जोश में बोल देता है भगेंद्र कि जिस तरीके से मैंने तुम्हारे बेटे के साथ किया है, अगर तुमने किसी को बताया तो ठीक ऐसे ही तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तब 28 अक्टूबर को रीमा को मायके भेज दिया जाता है, और उसके बाद उसके जो बहनें हो गई वो आती हैं पवन की और घर की छानबीन करती हैं। तब उन्हें एक रजाई मिलती है जो खून से सनी रहती है। इसके बाद 20 नवंबर को पुलिस को बताया जाता है और वो रजाई पुलिस के पास पहुंचती है। 20 नवंबर को कानपुर से रीमा को और भगेंद्र को दिल्ली से बुलाया जाता है। पूछताछ की जाती है, सख्ती से पूछताछ होती है। तब इस पूछताछ में ही पता चलता है कि इन दोनों ने ही
पवन को मारा है। और तब भागेंद्र उस जगह पर ले जाता है कि जहाँ पर इन्होंने नहर में उसे डाला था, और उस नहर को वहाँ पर पुलिस छानबीन करती है तो वहाँ एक बोरी मिलती है, उसके कपड़े भी मिलते हैं, और वहाँ से सिर्फ 17 हड्डियाँ ही पवन की मिलती हैं। यानी इस पूरी घटना में अगर आप देखें तो सिर्फ हवस की वजह से ही 3 जिंदगियां नहीं 4 जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। पवन की मौत हो चुकी है, और उसके जो बच्चे हैं, पवन के बच्चे हैं जो, तो पिता का साया उठ चुका है, और माँ जो रीमा हो गई और उसका प्रेमी हो गई, ये लोग सलाखों के पीछे हो गए। अब आप सोच सकते हैं कि बिन माँ बाप के बच्चे किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यानी अगर आप देखें तो पूरी, अगर इस पूरे घटनाक्रम को समझे तो सभी की जिंदगियां नष्ट ही हुई हैं। इस घटना को बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और सचेत रहिए।